नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। उत्तर, हमारे जीवन में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वह अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। नंबर 1, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। नंबर 2, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। नंबर 3, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। नंबर 4, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 रह गया है। नंबर 5, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अभी भी महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और उनके साथ एक एक उदाहरण भी दें। उत्तर, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। नंबर 1, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। नंबर 2, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इनके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। नंबर 3, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। नंबर 4, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है।
उत्तर, आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। नंबर 1, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। नंबर 2, संवैधानिक प्रावधान है के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी तरह समाप्त नहीं हुई है, अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। नंबर 3, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही और कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वह दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। नंबर 4, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। नंबर 5, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जातियों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जाति का बहुत कम। नंबर 6, जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिस जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा था, उसके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। प्रश्न नंबर 4, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर, भारत में जाति व्यवस्था ही धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। नंबर 1, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों पर भरोसा हासिल करना होगा। नंबर 2, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती ही है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर निर्णायक असर होता है। प्रश्न नंबर 5, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की 10% भी नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो महिला मंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रश्न नंबर 6, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। उत्तर, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। नंबर 1, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। नंबर 2, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। नंबर 3, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। प्रश्न नंबर 7, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ख, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ग, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। घ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। उत्तर ख, समाज द्वारा स्त्री और
पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। प्रश्न नंबर 8, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? क लोकसभा, ख विधानसभा, ग मंत्रिमंडल, घ पंचायती राज्य की स्थापना। उत्तर घ पंचायती राज्य की स्थापना। प्रश्न नंबर 9, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि अ एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ब विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, स एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, द एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन या कौन कौन सा कथन सही है? क अ ब स और द, ख अ ब और द, ग अ और स, घ ब और द। उत्तर ग अ और स सही है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? क यह धर्म के आधार पर मत भेदभाव की मनाही करता है। ख यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ग सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। घ किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। उत्तर ख यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। प्रश्न नंबर 11, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? उत्तर जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। प्रश्न नंबर 12, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट नंबर 1, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। नंबर 2, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। नंबर 3, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। नंबर 4, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। सूची सेकेंड, क सांप्रदायिक, ख नारीवादी, ग धर्मनिरपेक्ष, घ जातिवादी। 1 2 3 4 सा रे गा मा। सा, ख ग क घ, रे ख क घ ग, गा घ ग क ख, मा ग क ख ग। उत्तर रे 1 ख, 2 क, 3 घ, 4 ग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।